नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब का विशेषांक। हिसाब किताब में हम लगातार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कवरेज कर रहे हैं और इसको लेकर आपके बार बार सवाल भी आते हैं कि एआई से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, खास करके नौकरी पर और पढ़ाई लिखाई पर। तो आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम एक एक्सपर्ट्स को अपने पास लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई फॉर इंडिया के को फाउंडर शशि शेखर वेम्पति। शशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो एआई फॉर इंडिया ने हाल में ही एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। मतलब ये कि जो एआई के ज़माने में नौकरी का भविष्य क्या है, रोज़गार का भविष्य क्या है, और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है शशि शेखर। तो शशि, ये बताइए कि जो हमारे दर्शकों का सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि नौकरी का क्या होगा, और आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादातर खास करके जो एंथ्रोपिक का हो गया, उसके बाद में कि आईटी सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनका क्या भविष्य है। ये सवाल जो है दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि आईटी सेक्टर की जो नौकरियां हैं उनका क्या होगा। क्योंकि मेरे एक दर्शक है चंद्रनाथ त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि एआई से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में। तो ये हमने देखा कि आईटी शेयरों में भी गिरावट आ गई पिछले हफ्ते, क्योंकि ऐसा लगा कि अब आईटी शेयर मतलब कंपनियों का कोई भविष्य नहीं है। तो ये जो सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों का सवाल ये है कि आईटी सेक्टर में नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा एआई का। सबसे बड़ा कंसर्न जो नौकरियों को लेकर है, जॉब्स को लेकर है, बहुत ही वैलिड है, क्योंकि कई सारे जो फंक्शंस है वो ऑटोमेट हो रही हैं और पहले भी हो रही थी। ये जो दौर है एलएलएम का, जनरेटिव एआई का, इससे पहले भी काफी सारा ऑटोमेशन ऑलरेडी हो रहा था। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग को ही ले ले, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे हजारों लाखों में नौकरियां क्रिएट करता था। अभी इतना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो चुका है, इतना रोबोटिक्स आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में कि उस स्केल पे जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। आईटी सेक्टर में भी वो ट्रेंड शुरू हो गया था। जैसे आप क्वालिटी चेक्स हो, टेस्टिंग हो, जो बेसिक टास्क है जो विच वर इजीली ऑटोमेटेबल, जिनमें ऑटोमेशन लाना बहुत आसान था, उन सब में बहुत पहले से एक ट्रेंड शुरू हो गया था कि कम लोगों की जरूरत। अब ये जो नया फेज है, एंथ्रोपिक क्लाउड कोड जनरेशन का फेज है, अब इस पे ये सवाल उठ रहा है कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी रिडंडेंट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। जो बेसिक चेंज है वो नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो बदल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि पूरा की पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो खुद ही रिडंडेंट हो जाएगा। इसके दो तीन वजह है विच आई विल एक्सप्लेन। पहली चीज, एंथ्रोपिक जैसे टूल्स जो कोड जनरेशन को बहुत आसान बना रहे हैं, कर्सर हो या फिर ओपन एआई हो, ये सारे जो कोड जनरेशन को बहुत ही सिंपल बना रहे हैं, इससे एक इमीडिएट इम्पैक्ट है कि सॉफ्टवेयर बनाने की जो कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब जो बड़े कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही लो कॉस्ट में नए नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसका तुरंत इम्पैक्ट ये होगा कि जो हाँ पहले हम एसएपी हो, ओरेकल हो, इस तरह के जो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स थे उनको जहां इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अभी उसकी जगह काफी सारा कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। और इसका लॉजिकल इम्पैक्ट ये होगा कि कंपनियों में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बन जाएगी, क्योंकि जहां पहले एक वेंडर से आप बड़ा एक सिस्टम लेते थे, ईआरपी सिस्टम, उसकी जगह आप हजारों छोटे छोटे प्रोग्राम्स, एजेंट बनाओगे तो उनको कैसे मेंटेन करोगे? उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है मेंटेनेंस की, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वो एकदम से बढ़ने वाली। तो इन सब को मेंटेन करना, मैनेज करना, उसके लिए ह्यूमंस की जरूरत तो बिल्कुल ही होगी। तो जो पहले एसएपी को इंप्लीमेंट कर रहा था, जो इंजीनियर, या ओरेकल को इंप्लीमेंट कर रहा था, अभी वो कई सारे एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करेगा, कई सारे एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करेगा, मॉनिटर करेगा, वेरीफाई करेगा, और उसमें फिर क्या बदलाव चाहिए उस तरह के काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो रोल्स हैं वो रिडंडेंट हो रही हैं। उनका जो नेचर है वो
बदलने वाला है। नहीं तो शशि, आपने जो बात कही कि जो रोल्स हैं वो चेंज होंगे, मतलब नौकरियां बनी रहेंगी लेकिन काम का स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन अब जब सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि जो चिंता है और हमारे दर्शकों की भी चिंता है, वो आईटी सेक्टर को लेकर है। और हमने देखा कि पिछले जो साल के 9 महीने थे, जो नेट एडिशन हुआ, जो 5 बड़ी कंपनियां आईटी की, उसमें सिर्फ 17 लोग आए, मतलब लगभग मैन पावर जहाँ था उतना ही था। क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर था जहाँ पर जो साइंस ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो थे, वो उनको एक तुरंत से एक नौकरी मिल जाती थी। और एक बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर कम से कम साल भर में 50,000 एक आध लाख नौकरियाँ आ जाती थी। अब वो लग रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से वो स्टेबल हो गया, वहाँ नई नौकरियाँ नहीं आ रही है। और जो आपने कहा कि जो जूनियर कर्मचारी है उनकी शायद ज़रूरत उतनी नहीं रह जाएंगी। तो जो नए ग्रेजुएट है, क्या उनके लिए नई नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। जो हमारा रिपोर्ट निकला था एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर, इसका बिल्कुल सेंट्रल फोकस इसी सवाल पर था कि जो अभी ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं, जो अभी कॉलेज से निकल रहे हैं, बीटेक हो, बी हो या बीएससी बीकॉम हो, उन पर एआई का क्या असर होगा, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर होगा और उनको क्या करना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड जो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि पहले की तरह जहां आईटी कंपनियां हजारों में रिक्रूट करते थे, एक टेस्ट देकर, आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, कुछ भी इंजीनियरिंग किया हो, बस आप इंफोसिस या विप्रो का एंट्रेंस टेस्ट दे दो, टेस्ट क्लियर करोगे, फिर आपको ट्रेन करेंगे, फिर आपको डिप्लॉय करेंगे। वो जो एक मॉडल था, वो शायद अब आगे जाकर नहीं होगा। सॉरी। तो इसमें बदलाव ये आ रहा है कि अभी जो हायरिंग होने वाला है, ये बहुत ही टारगेटेड और फोकस्ड हायरिंग होगा। तो इसका मतलब आपको दिखाना होगा कि आपने अपने 4 साल के इंजीनियरिंग में क्या किया है, एंड नॉट जस्ट कि मैंने ये कोर्स पढ़ा है, इसमें इतने ग्रेड मिले, उससे काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना होगा कि मैंने कोर्स से हटकर किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, किस तरह के इनोवेशंस किए, क्या मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मैंने किस किस तरह के ऐप बनाए या किस किस तरह के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ये जो एक एक्सपीरियंशियल हिस्ट्री है, ये दिखाना पड़ेगा। और इस एक्सपीरियंशियल हिस्ट्री में जो डीप डोमेन नॉलेज है वो, या स्पेशलाइजेशन हो टूल्स का, तो वो दिखाना होगा। पर इसमें एक चैलेंज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में टूल्स ही इतने जल्दी बदल रहे हैं। तो किस टूल का सर्टिफिकेशन लोगे, किस टूल पे आप स्पेशलाइज करोगे, ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक ही हल है कि आप अप टू डेट रहें, आप नए चीजों को सीखते रहे। लर्नेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप। इनफैक्ट जब मैं कई 25 साल पहले जब मैं इन्फोसिस ज्वाइन किया था, तब मुझे याद है नारायण मूर्ति जी तब इंडक्शन में आते थे, और उन्होंने उस जमाने में भी यही कहा कि लर्नेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम से इन्फोसिस में ज्वाइन कर रहे थे। कोई सिविल इंजीनियर था, कोई केमिकल इंजीनियर था, पर सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, और उसके लिए लर्नेबिलिटी बहुत ही जरूरत है। जो चीज उस समय में इंपॉर्टेंट था, वो आज के समय में भी और भी इंपॉर्टेंट है कि लर्नेबिलिटी हैज टू कंटिन्यू। आप सीखना कभी बंद नहीं होगा, तो नए नए चीजों को सीखते रहना है, वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री, किसी जो लोकल इंडस्ट्रीज हो, लोकल कंपनियां हो, उनमें प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना होगा। कुछ थोड़ी बहुत डोमेन नॉलेज, या तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, रिटेल हो सकता है, लॉजिस्टिक्स हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, क्विक कॉमर्स, जो भी है, तो उस क्षेत्र के बारे में समझना होगा। उसमें क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस उस इंडस्ट्री में काम आएंगे, और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। और उन प्रोजेक्ट्स को आपको पब्लिकली कहीं डालना होगा, जैसे गिट हब हो या जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि जब आपके रिज्यूमे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स देखें, तो उनको लगना चाहिए कि सिर्फ आपने कॉलेज के 4 साल नहीं किए, पर उससे हटकर आपने स्किल्स अक्वायर किए, आपने नॉलेज अक्वायर किया, और उसकी वजह से आप डे वन प्रोडक्टिव होंगे। क्योंकि पहले तो हम इन्फोसिस में 3 महीने तो हम प्रोडक्टिव नहीं थे, हमें ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके बाद जाके प्रोजेक्ट्स में हम शामिल होते थे। आज एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करोगे, उसी दिन से आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारा जो प्रेप वर्क है 2-3 साल का, वो दिखाना होगा अपने रिज्यूमे।
नहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शशि शेखर, और जो इनकी रिपोर्ट में भी बात कही गई है कि अगर आप नई नौकरी लेने जा रहे हैं तो आपका रिज्यूमे काफ़ी नहीं होगा, एक पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। पोर्टफोलियो का आशय ये है कि आपने जो काम किया है कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो आप दिखा सके, और नौकरी में जब जा रहे हैं तो पहले दिन से ही आप किसी काम लायक रहेंगे, तभी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो शशि, आपके रिपोर्ट पर एक और जो बात है एजुकेशन को लेकर, कि एजुकेशन और एआई को लेकर अभी जो स्थिति है उसको लेकर भी आपने जिक्र किया है। तो हमारी एक दर्शक है पारू दुर्गापाल, उन्होंने ये पूछा है कि भाई जब अभी स्कूलों में, अभी उन्होंने स्कूलों की बात की, हालांकि आपने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जो स्टडी की है, तो उनका सवाल यही था कि जब स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो अब एआई ही अच्छा ट्यूटर हो सकता है, मतलब बच्चे को स्कूल भेजने की ज़रूरत ही नहीं, आप होम स्कूलिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन आपके क्या राय है, मतलब जो रिपोर्ट भी आपकी कहती है कि 53% स्टूडेंट्स जो है वो बड़े ही ऊपरी ऊपरी तौर पे सुपरफिशियली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें भी क्लैरिटी है नहीं कि इसको बैन करें या इसको लागू करें। तो जैसे आप कह रही जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, पिछले साल भर में बदल गई है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम तो अभी उससे बहुत दूर है, उस बदलाव से। बिल्कुल, ये एक बड़ा गैप बनते जा रहा है, और ये जो गैप है साफ दिखाई दे रहा है। जहां एलिट इंस्टीट्यूशन, जहां हमारे आईआईटीज हो, एम्स हो, इनमें एक तो स्टूडेंट्स का एक्सपोजर बहुत हाई है, उनके पास कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस है, लैपटॉप्स की एक्सेस है, और ये लेटेस्ट जो एआई टूल्स है उनको यूज करके वो अपने स्किल्स को बढ़ा पा रहे हैं। जबकि बाकी कॉलेजेस को हम देखें, यूनिवर्सिटीज को देखें जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स एंड सिटीज में हो, आर्ट्स एंड कॉमर्स, बाकी ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग से हट के जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि वहां पर उनके पास एक तो एक्सेस नहीं है कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके पास एक्सेस नहीं है लेटेस्ट टूल्स का, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने फोन से एआई को यूज कर रहे हैं, अपने फोन से वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर रहे हैं। इससे ये गैप बन रहा है कि इनका जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही सरफेस लेवल पे है, और ये विषयों के गहराई तक जाकर उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और जो एआई टूल से जो मैक्सिमम उसका जो वैल्यू है, लाभ है, वो नहीं पा पा। तो इस गैप को हमें ब्रिज करना होगा, और इसके लिए बोथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, इन दोनों को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। और इस इंटरवेंशन में हमें एक तो माइंडसेट में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, इनका जो माइंडसेट है वो पुलिसिंग का है कि आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बच्चे कॉलेज में शायद यूज नहीं कर रहे हो, पर अपने फ्री टाइम में, पर्सनल टाइम पे यूज कर रहे होंगे, राइट? और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सही तरीके से यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या, किस तरह के हैबिट्स बन रहे हैं, किस तरह का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो किस तरह से इनमें इनकलकेट नहीं हो रहे। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, एक तो कल्चरल लेवल पे, ताकि हमारे टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एक कल्चरल चेंज आए, और बच्चों को नए टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें इंकरेज करना चाहिए। इसके लिए जिस तरह से विषय पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स, उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। किस माध्यम से आप स्टूडेंट्स को एंगेज करोगे एआई के साथ, उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। और इस तो टीचर ट्रेनिंग भी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि फैकल्टी को हम कैसे एनेबल करें, कि एआई एनेबल्ड क्लासरूम आप कैसे कंडक्ट करोगे, एआई एनेबल्ड कोर्स आप कैसे दोगे, किस तरह के टेस्ट दोगे, ताकि ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ चैट जीपीटी पे सवालों का जवाब लेकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हाउ विल यू चैलेंज देम, हाउ विल यू गेट देम टू थिंक डिफरेंटली। तो ये एक बहुत कल्चरल चेंज एज वेल एज अ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन, इन दोनों की बहुत जरूरत है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। एंड एक जो सोसाइटल लेवल पर एक जो बदलाव हमें लाना होगा, विच इज लुक एट कंप्यूटिंग डिवाइस एज एन इन्वेस्टमेंट। अभी प्रीटी मच हर परिवार में सभी के पास मोबाइल फोन तो है ही, पर अगर बच्चा स्किल्स को अक्वायर करना है, उसको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आगे और पोर्टफोलियो दिखाना है, एक्सपीरियंस दिखाना है, अपने आप को तगड़ा बनाना है जॉब मार्केट के लिए, तो उसके लिए आई थिंक
इन्वेस्टिंग इन अ गुड कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे लैपटॉप हो गया, वो एक बहुत जरूरी चीज है। और इसके लिए शायद सरकार को कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कई जगह सरकारें फ्री में टैबलेट बांट रहे हैं, फ्री में फोन बांट रहे हैं। उसकी जगह आई थिंक थोड़ा सोच के साथ कि किस तरह से बच्चों को कंप्यूटिंग डिवाइसेस से हम एम्पावर करें एट एन अर्ली एज, ताकि वो एक इन्वेस्टमेंट हो और स्टेडीली वो अपने स्किल्स को एनहांस करें और अपने एक्सपीरियंस को बनाएं, ताकि वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो। तो शशि, आप ये एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति आई है वो मोबाइल से आई है। एक तरह से हमने लैपटॉप वाला जो था उसको स्किप कर दिया, ये कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को स्किप करके हमने सीधे मोबाइल पे छलांग लगा दी थी। लेकिन आपका ये कहना है कि अगर हमको एआई सीखना है तो एक अच्छा कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। लेकिन सबसे आखिर में शशि, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा जिन बच्चों को नौकरी चाहिए उनको क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उनको अपना काम दिखाने के लिए होना चाहिए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं वो क्या करें अपनी नौकरी बचाने के लिए, खास करके जो अभी मिडिल एज में है, जिनके अभी भी 20-25 साल की नौकरी बची हुई है, वो लोग क्या करें कि उनकी जॉब रेलिवेंट रहे, सुरक्षित रहे? उनको आप क्या सलाह देंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो? तो एक तो जो मैंने पहले कहा था, लर्नेबिलिटी, ये तो रेलेवेंट नॉट जस्ट फॉर एंट्री लेवल, बट जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो मिडिल एज में है, जो मिड लेवल करियर्स में है, उनके लिए भी ये इक्वली रेलेवेंट है कि आपको नई चीजें सीखना होगा, नई चीजें अडेप्ट करना होगा। मैं भी हर दिन नई चीजें सीख रहा हूँ एंड इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और जैसे मैं अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ मेरे खुद के प्रोफेशनल जर्नी से, करियर से, जब मैंने शुरू की थी काम करना 1995 में, तब तक भारत में यूबिक्विटस इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स भी बहुत ही कम थे, ऑफिस में काम पेपर से होता था। तब से लेकर इतने सारे टेक्नोलॉजी वेव्स आए, पहले इंटरनेट का वेव आया, फिर मोबाइल वेव आया, फिर वेब सर्विसेज, मोबाइल एप्स, इतना सारा जो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन हुआ है, हर स्टेज पे हमें नए चीजें सीखनी पड़े। और जब तक हम नए चीजों को सीखेंगे नहीं, हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे प्रोफेशनल करियर्स में। तो एक लर्नेबिलिटी इज अ गिवन। दूसरी चीज जो इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, जहां एआई वाला जो दौर है, डीप डोमेन नॉलेज इसकी बहुत जरूरत, क्योंकि जब तक आप डीप डोमेन नॉलेज नहीं डेवलप करोगे, आप एआई से आगे 10 कदम नहीं रहोगे। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जनरेटिव एआई, ये सरफेस लेवल पर आप किसी भी विषय पे आप उनको सवाल कीजिए, वो जवाब दे देंगे। पर अगर उस विषय में आप डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एलएलएम्स की समझ बहुत सीमित है, और एक पॉइंट के बाद वो हल्यूसिनेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जहां उनके पास जानकारी नहीं है किसी विषय की, दे स्टार्ट मेकिंग अप थिंग्स जो सच में रियलिटी नहीं है, फिक्टिशियस है। तो इसे एक बहुत ही साफ नजर आता है कि डीप डोमेन नॉलेज इज समथिंग जो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, वो हमेशा रहेगा। सो डेवलप डीप डोमेन नॉलेज, बी इट इन whichever एरिया, आपको वो डीप डोमेन नॉलेज बनाना होगा। दैट इज द सेकंड। थर्ड थिंग, द एबिलिटी टू कनेक्ट डॉट्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ही एरिया में स्पेशलिस्ट बन के रहोगे, उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको 3, 4, 5 ऐसे डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन करना होगा, और उन डोमेन्स के अंतर्गत जो कनेक्शंस हैं उनको ड्रॉ करना होगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो शायद मैं रिटेल से कुछ एग्जांपल लूंगा, किसी और क्षेत्र से कुछ और जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि केस स्टडी है, उसमें से कुछ लेसन्स अडॉप्ट करूंगा। इस तरह से अगर मैं अलग अलग विषयों से जो लर्निंग्स है उनको जोड़कर अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता, तो वो एक ह्यूमन एडवांटेज है जो एल्गोरिथम्स और एआई मॉडल्स आज नहीं कर पाए। तो वो एक और I would say third thing that people have to develop is ये जो lateral thinking जिसे कहते हैं, the ability to connect the dots across very different domains. तो वो I think बहुत जरूरी है। Last I would say is AI वाली जो disruption चल रहा है इस cycle में, आपको you have to think of multiple skills which you can fall back on.
और जैसे अगर जो आपका प्राइमरी प्रोफेशन है, अगर उसमें इकोनॉमिक डिसरप्शन आ रहा है, उसमें अनसर्टनिटी आ रहा है, उसमें शायद कंपनियां बंद हो जाएं या उसमें लार्ज स्केल अगर ले ऑफ्स हो, you should have another skill that you can fall back on as an interim while you wait for the industry to settle down. तो इस तरह के आई थिंक 3-4 आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज आपको बिल्ड करना होगा बिटवीन डीप डोमेन नॉलेज, बिटवीन लर्नेबिलिटी, द एबिलिटी टू कनेक्ट डॉट्स, lateral thinking, and fallback skills so that you are able to मैनेज एनी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। और जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आप जॉब सीकर मत रहो, जॉब क्रिएटर बनो। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज एन ऑप्शन। यू डोंट नेसेसरली हैव टू ओनली थिंक अबाउट कॉर्पोरेट करियर। बहुत बहुत धन्यवाद शशि शेखर जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे AI फॉर इंडिया के को फाउंडर शशि शेखर, और आपके जो सवाल थे AI को लेकर उनका जवाब देने का हमने प्रयास किया है। बड़ी बात यह है कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ रेज्यूमे से काम नहीं चलेगा, आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब जब आप नौकरी करने जाएंगे तो कुछ दिखाने के लिए आपके पास काम होना चाहिए कि मैंने सिर्फ कोर्स नहीं किया, मैंने ये चीज़ें बना ली है। दूसरी बात, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको नारायण मूर्ति के हवाले से, जैसे शशि शेखर जी ने कहा, कि लर्नेबिलिटी मतलब सीखते रहना पड़ेगा, पूरे ज़िंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा कि जो पढ़ाई हो गई वो काफ़ी नहीं है। और दूसरी बात, जो AI अभी नहीं कर पा रहा है कम से कम, वो डीप डोमेन नॉलेज, मतलब जिस भी क्षेत्र में आप है उसकी जानकारी गहराई से रखिए, क्योंकि जितनी गहराई आप उसमें जा सकते हैं वो अभी तो कम से कम AI वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। तो जो लोग नौकरी में हैं वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ उस क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो हासिल करें, गहराई में जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से शशि शेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।